बयान 15। 2 घंटे बाद दरबार के बाहर से शोरगुल की आवाज आने लगी। सभी का ख्याल उसी तरफ गया। एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि पंडित बद्रीनाथ उस खूनी को पकड़े लिए आ रहे हैं। उस खूनी को कमंद से बांधे साथ लिए हुए पंडित बद्रीनाथ आ पहुंचे। महाराज, बद्रीनाथ, कुछ ये भी मालूम हुआ कि ये कौन है? बद्रीनाथ, कुछ नहीं बताता कि कौन है और न बताएगा। फिर क्या? मुझे तो मालूम होता है कि इसने अपनी असली सूरत बदल रखी है। पानी मंगवाकर उसका चेहरा धुलवाया गया। अब तो उसकी दूसरी ही सूरत निकल आई। भीड़ लगी थी, सभी में खलबली मच गई। मालूम होता था कि इसे हर कोई पहचानता है। महाराज चौंक पड़े और तेज सिंह की तरफ देखकर बोले, बस मालूम हो गया। ये तो नाजिम का साला है। मैं ख्याल करता हूं कि जालिम खां वगैरह जो भी कैद हैं वो भी नाजिम और अहमद के ही रिश्तेदार होंगे। उनको फिर से यहां लाना चाहिए। महाराज के हुक्म से जालिम खां वगैरह भी दरबार में लाए गए। बद्रीनाथ ने जालिम खां की तरफ देखकर कहा, अब तुम लोग पहचाने गए कि नाजिम और अहमद के रिश्तेदार हो। तुम्हारे साथी ने बता दिया। जालिम खां इसका कुछ जवाब देना ही चाहता था कि वो खूनी जिसे बद्रीनाथ अभी गिरफ्तार करके लाए थे बोल उठा, जालिम खां, तुम बद्रीनाथ के फेर में मत पड़ना, ये झूठे हैं। तुम्हारे साथी को हमने कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। वो बड़ा ही डरपोक था। मैंने उसे दोज़ख में पहुंचा दिया है। हम लोगों की जान चाहे जिस दुर्दशा से जाए, मगर अपने मुंह से अपना कुछ हाल कभी ना कहना चाहिए। जालिम, ऐसा ही होगा। इन दोनों की बातचीत से महाराज को बड़ा क्रोध आया। आंखें लाल हो गईं, बदन कांपने लगा। तेज सिंह और बद्रीनाथ की तरफ देखकर बोले, बस, हमको इन लोगों का हाल मालूम करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे जो हो, अभी इसी वक्त इसी जगह मेरे सामने इन दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। हुक्म की देर थी। तमाम शहर इन डाकुओं के खून का प्यासा हो रहा था। उछल उछल कर लोगों ने अपने अपने हाथों की सफाई दिखाई। सभी की लाशें उठाकर फेंक दी गई। महाराज उठ खड़े हुए। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज, मुझे अभी तक कहने का मौका नहीं मिला कि मैं यहां किस काम के लिए आया था, और न अभी ये बात कहने का वक्त है। महाराज, तेज सिंह, अगर कोई जरूरी बात हो तो मेरे साथ महल में चलो। बात तो बहुत जरूरी है महाराज, मगर इस समय कहने का जी नहीं चाहता, क्योंकि महाराज को अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है और मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। मगर इस वक्त इतना कह देना मुनासिब समझता हूं कि जिस बात के सुनने से आपको बेहद खुशी होगी, मैं वही बात कहूंगा। तेज सिंह की आखिरी बात ने महाराज का गुस्सा एकदम ठंडा कर दिया और उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उन्होंने तेज सिंह का हाथ पकड़ लिया और महल में ले चले। बद्रीनाथ भी तेज सिंह के इशारे से साथ हुए। तेज सिंह और बद्रीनाथ को लिए हुए महाराज अपने खास कमरे में गए और कुछ देर बैठने के बाद तेज सिंह से आने का कारण पूछा। सब हाल खुलासा कह देने के बाद तेज सिंह ने कहा, अब आप और महाराज सुरेंद्र सिंह खोह में चलें और सिद्धनाथ योगी की कृपा से कुमारी को साथ लेकर खुशी खुशी लौट आए। तेज सिंह की बात से महाराज को कितनी खुशी हुई इसका हाल लिखना मुश्किल है। लपक कर तेज सिंह को गले लगा लिया और कहा, तुम अभी बाहर जाकर हरदयाल सिंह को हमारे सफर की तैयारी करने का हुक्म दो, और तुम लोग भी स्नान पूजा करके कुछ खाओ पियो। मैं जाकर कुमारी की मां को यह खुशखबरी सुनाता हूं। आज के दिन का 3 हिस्सा आश्चर्य, रंज, गुस्से और खुशी में गुजर गया। किसी के मुंह में एक दाना अन्न का नहीं गया था। तेज सिंह और बद्रीनाथ को साथ लिए हुए महाराज अपने खास कमरे में गए और कुछ देर ठहरने के बाद तेज सिंह के आने का कारण पूछा। सब हाल खुलासा कह देने के बाद तेज सिंह ने कहा, तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराज से विदा हो दीवान हरदयाल सिंह के मकान पर गए और महाराज ने महल में जाकर कुमारी चंद्रकांता की मां को कुमारी से मिलने की उम्मीद दिलाई।
अभी घंटे भर पहले वो महल और ही हालत में था और अब सभी के चेहरे पर हंसी दिखाई देने लगी। होते होते ये बात हजारों घरों में फैल गई कि महाराज कुमारी चंद्रकांता को लाने के लिए जा रहे हैं। ये भी निश्चय हो गया कि आज थोड़ी सी रात रहते महाराज जयसिंह नौगढ़ की तरफ कूच करेंगे। बयान 16। पाठकों और श्रोताओं, अब वो समय आ गया कि आप भी चंद्रकांता और कुंवर वीरेंद्र सिंह को खुश होते देख खुश हों। ये तो आप समझते ही होंगे कि महाराज जयसिंह विजयगढ़ से रवाना होकर नौगढ़ जाएंगे और वहां से राजा सुरेंद्र सिंह और कुमार को साथ लेकर कुमारी से मिलने की उम्मीद में तिलिस्मी खोह के अंदर जाएंगे। आपको ये भी याद होगा कि सिद्धनाथ योगी ने तहखाने से बाहर होते वक्त कुमार को कह दिया था कि जब अपने पिता और महाराज जयसिंह को लेकर इस खोह में आना तो उन लोगों को खोह के बाहर छोड़कर पहले तुम आकर एक दफा हमसे मिल जाना। उन्हीं के कहे मुताबिक कुमार करेंगे। खैर, इन लोगों को तो आप अपने काम में छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके हमारे साथ उस खोह में चलिए और किसी कोने में छिपकर वहां रहने वालों की बातचीत सुनिए। शायद आप लोगों के जी का भ्रम यहां निकल जाए और दूसरे और तीसरे भाग के भेदों की सारी बातें भी सुनते ही सुनते खुल जाएं, बल्कि कुछ खुशी भी हासिल हो। कुंवर वीरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह वगैरह तो आज वहां तक पहुंचते नहीं, मगर आप इसी वक्त हमारे साथ उस तहखाने यानी खोह में, बल्कि उस बाग में पहुंचिए जिसमें कुमार ने चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था और जिसमें सिद्धनाथ योगी और वन कन्या से मुलाकात हुई थी। तो आप इसी बाग में पहुंच गए। देखिए, अस्त होते हुए सूर्य भगवान अपनी सुंदर लाल किरणों से मनोहर बाग के कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को चमका रहे हैं। कुछ कुछ ठंडी हवा खुशबूदार फूलों की महक चारों तरफ फैला रही है। देखिए, इस बाग के बीच वाले संगमरमर के चबूतरे पर 3 पलंग रखे हुए हैं जिनके ऊपर खूबसूरत लौंडियां अच्छे अच्छे बिछौने बिछा रही हैं। खास करके बीच वाले जड़ाऊ पलंग की सजावट पर सभी का ज्यादा ध्यान है। उधर देखिए, वो घास का छोटा सा रमना कैसा खुशनुमा बना हुआ है। उसमें की हरी हरी धूप कैसी खूबसूरती से कटी हुई है। यकायक सब्ज मखमली फर्श में और इसमें कुछ भेद नहीं मालूम होता। और देखिए, उसी सब्ज धूप के रमने के चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से खूब गुथे हुए सीधे सीधे गुल मेहंदी के पेड़ों की कतार पलटनों की तरह कैसी शोभा दे रही है। अब उसके बगल की तरफ ख्याल कीजिए। देखिए, चमेली का फूला हुआ तख्ता क्या रंग जमा रहा है और कैसे घने पेड़ हैं कि हवा को भी उसके अंदर जाने का रास्ता मिलना मुश्किल है। और इन दोनों तख्तों के बीच वाला छोटा सा खूबसूरत बंगला क्या अच्छा लग रहा है। और उसके चारों तरफ नीचे से ऊपर तक मालती की लता कैसी घनी चढ़ी हुई और फूल भी कितने ज्यादा फूले हुए हैं। अगर जी चाहे तो किसी एक तरफ खड़े होकर बिना इधर उधर हटे हाथ भर का चंगेर भर लीजिए। अब पश्चिम की तरफ निगाह दौड़ाइए। फूली हुई मेहंदी की टट्टी के नीचे जंगली रंग बिरंगे पत्तों वाले हाथ 1.5 हाथ ऊंचे दरख्तों की चौहरी कतार क्या भली मालूम होती है। और उसके बुंदकीदार सुर्खी लिए सफेद लकीरों वाले सब्ज धारियों वाले लंबे घूंघर वाले बालों की तरह ऐंठे हुए पत्तों की क्या कैफियत है। और इधर उधर हटके दोनों तरफ तिरकोनिया तख्तों की रंगत भी देखिए, जो सिर्फ हाथ पर ऊंचे रंगीन छिटकती हुई धारियों वाले पत्तों के जंगली पेड़ों कॉलियस के गमलों से पहाड़ी नुमा सजाए हुए हैं और जिनके चारों तरफ रंग बिरंगे देसी फूल खिल रहे हैं। और अब तो हमारी निगाह इधर उधर और खूबसूरत क्यारियों फूलों और छूटते हुए फव्वारों का मजा नहीं लेती, क्योंकि उन तीनों औरतों के पास जाकर अटक गई हैं जो मेहंदी के पत्ते तोड़कर अपनी झोलियों में बटोर रही हैं। यहां निगाह भी अदब करती है, क्योंकि उन तीनों औरतों में से
एक तो हमारी उपन्यास की ताज वन कन्या है और बाकी दोनों उसकी प्यारी सखियां हैं। वन कन्या की पोशाक तो सफेद है, मगर उसकी दोनों सखियों की सब्ज और सुर्ख। वे तीनों मेहंदी की पत्तियां तोड़ चुकी, अब इस संगमरमर के चबूतरे की तरफ चली आ रही है। शायद इन्हीं तीनों पलंगों पर बैठने का इरादा हो। लीजिए, हमारा सोचना ठीक हुआ। वन कन्या मेहंदी की पत्तियां जमीन पर उछलकर थकावट की मुद्रा में पिछले जड़ाऊ पलंग पर लेट गई और दोनों सखियां अगल बगल वाले दोनों पलंगों पर बैठ गईं। श्रोताओ, हम और आप भी एक तरफ चुपचाप खड़े होकर इन तीनों की बातचीत सुने। वन कन्या: थकावट मालूम होती है। सब्ज कपड़े वाली सखी: घूमकर क्या कम आए हैं। सुर्ख कपड़े वाली सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या तू भी थक गई है। सब्ज सखी: मैं क्यों थकने लगी, 10-10 कोस का रोज चक्कर लगाती रही तब तो थकी ही नहीं। सुर्ख सखी: उन दिनों भी कितना दौड़ना पड़ा था, कभी इधर तो कभी उधर, कभी जाओ तो कभी आओ। सब्ज सखी: आखिर कुमार के अय्यार हम लोगों का पता नहीं ही लगा सके। सुर्ख सखी: खुद ज्योतिषी जी की अकल चकरा गई, जो बड़े रमाल और नजूमी कहलाते थे। दूसरों की कौन कहे। वन कन्या: ज्योतिषी जी के रमल को तो इन यंत्रों ने बेकार कर दिया, जो सिद्धनाथ बाबा ने हम लोगों के गले में डाल दिया है और अभी तक जिसे उतारने नहीं देते। सब्ज सखी: मालूम नहीं इस ताबीज में कौन सी ऐसी चीज है जो रमल को चलने नहीं देती। वन कन्या: मैंने यही बात एक दफा सिद्धनाथ बाबा जी से पूछी थी, जिसके जवाब में वो बहुत कुछ पक गए। मुझे सब तो याद नहीं कि क्या क्या कह गए। हाँ, इतना याद है कि रमल जिस धातु से बनाई जाती है और रमल के साथ ही ग्रह, नक्षत्र, राशि, तारों वगैरह के असर पड़ने वाली जितनी धातुएं हैं, उन सभी को एक साथ मिलाकर ये यंत्र बनाया गया है। इसलिए ये जिसके पास रहेगा उसके बारे में कोई नजूमी या ज्योतिषी रमल के जरिए कुछ भी देख नहीं सकेगा। बेशक इसमें बहुत कुछ असर है। देखो ना, मैं सूरजमुखी बनकर गई थी, तब भी ज्योतिषी जी रमल से ये नहीं बता सके कि मैं अय्यार हूं। वन कन्या: कुमार तो खूब छके होंगे। सुर्ख सखी: कुछ न पूछिए, वो बहुत ही घबराए कि ये शैतान कहां से आई और क्या शर्त करा के अब क्या चाहती है। सब्ज सखी: उसी के थोड़ी देर पहले मैं प्यादा बनकर खत का जवाब देने गई थी और देवी सिंह को चेला बनाया था। ये कोई नहीं कह सका कि इसे मैं पहचानता हूं। सुर्ख सखी: ये सब तो हुई, मगर किस्मत भी कोई भारी चीज है। देखिए, जब शिवदत्त के अय्यारों ने तिलिस्मी किताब चुराई थी और जंगल में ले जाकर जमीन के अंदर गाड़ रहे थे, उसी वक्त इत्तेफाक से हम लोगों ने पहुंचकर दूर से देख लिया कि कुछ गाड़ रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद खोद कर देखा तो तिलिस्मी किताब थी। वन कन्या: बड़ी मुश्किल से सिद्धनाथ ने हम लोगों को घूमने का हुक्म दिया था। इस पर भी कसम दे दी थी कि दूर दूर से कुमार को देखना, पास मत जाना। सुर्ख सखी: तो इसमें तुम्हारा ही फायदा था। बेचारे सिद्धनाथ कुछ अपने वास्ते थोड़ी कहते थे। वन कन्या: ये सब सच है, मगर क्या करें, बिना देखे जी जो नहीं मानता। सब्ज सखी: हम दोनों को तो यही हुक्म दे दिया था कि बराबर घूम घूम कर कुमार की मदद किया करो। मालिन रूपी बद्रीनाथ से कैसा बचाया था। सुर्ख सखी: क्या अय्यार लोग पता लगाने की कम कोशिश करते थे, मगर यहां तो अय्यारों के गुरु घंटाल सिद्धनाथ हरदम मदद पर थे। उनके किए हो क्या सकता था। देखो, गंगा जी में नाव के पास आते वक्त तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी कैसा छके। हम लोगों ने सभी के कपड़े तक ले लिए। सब्ज सखी:
हम लोग तो जानबूझकर उन लोगों को अपने साथ लाए ही थे। वन कन्या, चाहे वो लोग कितने ही तेज हों, मगर हमारे सिद्धनाथ को नहीं पा सकते। उन लोगों में तेज सिंह बड़ा चालाक है। सुर्ख सकी, तेज सिंह बहुत चालाक है तो क्या हुआ, मगर हमारे सिद्धनाथ तेज सिंह के भी बाप हैं। वन कन्या, इसका हाल तो तुम ही जानो। सुर्ख सकी, आप तो दिल लगी करती हैं। सब्ज सकी, हकीकत में सिद्धनाथ ने कुमार और उनके अय्यारों को बड़ा भारी धोखा दिया। उन लोगों को इस बात का ख्याल तक ना आया कि इस खो वाले तिलिस्म को सिद्धनाथ बाबा हम लोगों के हाथ फतेह करा रहे हैं। सुर्ख सकी, जब हम लोग अंदर से इस खो का दरवाजा बंद कर तिलिस्म तोड़ रहे थे, तब तेज सिंह बद्रीनाथ की गठरी लेकर इसमें आए थे, मगर दरवाजा बंद पाकर लौट गए। वन कन्या, बड़ा ही घबराए होंगे कि अंदर से इसका दरवाजा किसने बंद कर दिया। सुर्ख सकी, हाँ जरूर घबराए होंगे। इसी में क्या, और कई बातों में हम लोगों ने कुमार और उनके अय्यारों को धोखा दिया था। देखिए, मैं उधर सूरजमुखी बनकर के आई कि शिवदत्त को छुड़ा दूंगी, और इधर इस बात की कसम खिलाकर कि कुमार से दुश्मनी न करेगा, शिवदत्त को छोड़ दिया। उन लोगों ने भी जरूर सोचा होगा कि सूरजमुखी कोई भारी शैतान है। वन कन्या, मगर फिर भी हरामजादे शिवदत्त ने धोखा दिया और कुमार से दोस्ती करने पर कमर बांधी। उसकी कसम का कोई एतबार नहीं। सुर्ख सकी, इसी से फिर हम लोगों ने गिरफ्तार भी तो कर लिया और तिलिस्मी किताब पाकर फिर कुमार को दे दी। हाँ, क्रूर सिंह ने एक दफा हम लोगों को पहचान लिया था। मैंने सोचा कि अब अगर ये जीता बचा तो सब फंडा फूट जाएगा। बस लड़ ही गई। आखिर मेरे हाथ उसकी मौत लिखी थी, मारा गया। सब्ज सकी, उस मुए को धुन सवार थी कि हम ही तिलिस्म फतह करके खजाना ले लें। वन कन्या, मुझको तो इस बात की खुशी है, ये खोह वाला तिलिस्म मेरे हाथ से फतेह हुआ। सुर्ख सकी, इसमें काम ही कितना था, इस पर सिद्धनाथ बाबा की मदद भी थी। वन कन्या, खैर एक बात तो है। बयान 17। अपनी जगह पर दीवान हरदयाल सिंह को छोड़ तेज सिंह और बद्रीनाथ को साथ लेकर महाराज जय सिंह विजयगढ़ से नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। साथ में सिर्फ 500 आदमियों का झमेला था। एक दिन रास्ते में लगा, दूसरे दिन नौगढ़ के करीब पहुंचकर डेरा डाला। राजा सुरेंद्र सिंह को महाराज जय सिंह के पहुंचने की खबर मिली। उसी वक्त अपने मुसाहिबों और सरदारों को साथ ले इस्तकबाल के लिए गए और अपने साथ शहर में आए। महाराज जय सिंह के लिए पहले से ही मकान सजा रखा था। उसी में उनका डेरा डलवाया और जाफत के लिए कहा, मगर महाराज जय सिंह ने जाफत से इनकार किया और कहा, कई वजहों से मैं आपकी जाफत मंजूर नहीं कर सकता। आप मेहरबानी करके इसके लिए जिद न करें, बल्कि इसका सबब भी न पूछें कि जाफत से क्यों इनकार करता हूं। राजा सुरेंद्र सिंह इसका सबब समझ गए और जी में बहुत खुश हुए। रात के वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह और बाकी अय्यार लोग भी महाराज जय सिंह से मिले। कुमार को बड़ी खुशी के साथ महाराज ने गले लगाया और अपने पास बैठाकर तिलिस्म का हाल पूछते रहे। कुमार ने बड़ी खूबसूरती के साथ तिलिस्म का हाल बयान किया। रात को ही ये राय पक्की हो गई कि सवेरे सूरज निकलने के पहले तिलिस्मी खोह में सिद्धनाथ बाबा से मिलने के लिए रवाना होंगे। उसी मुताबिक दूसरे दिन तारों की रोशनी रहते ही महाराज जय सिंह, राजा सुरेंद्र सिंह, कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण और चुन्नीलाल वगैरह 1000 आदमी की भीड़ लेकर तिलिस्मी तहखाने की तरफ रवाना हुए। तहखाना बहुत दूर न था। सूरज निकलते तक उस खोह के पास पहुंचे। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने महाराज जय सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह से हाथ जोड़कर अर्ज किया, जिस वक्त सिद्धनाथ योगी ने मुझे आप लोगों को लाने के लिए भेजा था, उस वक्त ये भी कह दिया था कि जब वे लोग इस खोह के पास पहुंचे तब अगर हुक्म दें तो
तुम उन लोगों को छोड़कर पहले आकर हमसे मिल जाना। आप कहें तो योगी जी के कहे के मुताबिक पहले मैं उनसे जाकर मिलाऊं। महाराज जय सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, योगी की बात जरूर माननी चाहिए। तुम जाओ, उनसे मिलकर आओ, तब तक हमारा डेरा भी इसी जंगल में पड़ता है। कुंवर वीरेंद्र सिंह अकेले सिर्फ तेज सिंह को साथ लेकर खोह में गए। जिस तरह पहले हमने बताया था, उसी तरह खोह का दरवाजा खोल कई कोठरियों, मकानों और बागों में घूमते हुए दोनों आदमी उस बाग में पहुंचे जिसमें सिद्धनाथ रहते थे, या जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार कुमार ने देखा था। बाग के अंदर पैर रखते ही सिद्धनाथ योगी से मुलाकात हुई, जो दरवाजे के पास पहले ही से खड़े कुछ सोच रहे थे। कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को आते देख उनकी तरफ बढ़े और पुकार के बोले, आप लोग आ गए। पहले दोनों ने दूर से प्रणाम किया और पास पहुंचकर उनकी बात का जवाब दिया। कुमार, जी योगी जी, आपके हुक्म के मुताबिक महाराज जय सिंह और अपने पिता को खोह के बाहर छोड़कर आपसे मिलने आया हूं। सिद्धनाथ, बहुत अच्छा किया जो उन लोगों को ले आए। आज कुमारी चंद्रकांता से आप लोग जरूर मिलोगे। तेज सिंह, आपकी कृपा है तो ऐसा ही होगा। सिद्धनाथ, कहो, और तो सब कुछ कुशल से है। विजयगढ़ और नौगढ़ में किसी तरह का उत्पात तो नहीं हुआ था। तेज सिंह ने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा और कहा, हाँ, उत्पात तो हुआ था। कोई जालिम खान नामी दोनों राजाओं का दुश्मन पैदा हुआ था। सिद्धनाथ, हाँ, ये तो मालूम है। बेशक पंडित बद्रीनाथ अपने फन में बड़ा उस्ताद है। अच्छी चालाकी से उसे गिरफ्तार किया। खूब हुआ जो वो लोग मारे गए। अब उनके संगी साथियों का दोनों राजाओं से दुश्मनी करने का हौसला न पड़ेगा। आओ, हम टहलते टहलते बात करें। कुमार, जी बहुत अच्छा। तेज सिंह, योगी जी, जब आपको ये सब मालूम है तो ये भी जरूर मालूम होगा कि जालिम खां कौन था। सिद्धनाथ, ये तो मालूम नहीं कि वो कौन था, मगर अंदाज से मालूम होता है कि शायद नाजिम और अहमद के रिश्तेदारों में से कोई होगा। कुमार, ठीक है, जो आप सोचते हैं वही होगा। सिद्धनाथ, महाराज शिवदत्त तो जंगल में चले गए। कुमार, जी हाँ, वे तो हमारे पिता से कह गए हैं कि आप तपस्या करेंगे। सिद्धनाथ, देखो, जो हो, मगर दुश्मन का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कुमार, क्या वो फिर दुश्मनी पर कमर बांधेंगे? सिद्धनाथ, कौन ठिकाना। कुमार, योगी जी, अब अगर हुक्म हो तो बाहर जाकर अपने पिता और महाराज जयसिंह को ले आऊं। सिद्धनाथ, हाँ हाँ, पहले ये तो सुन लो कि हमने तुमको उन लोगों से पहले क्यों बुलवाया। कहिए। कायदे की बात यह है कि जिस चीज को जी बहुत चाहता है, अगर वो खो गई हो तो बहुत मेहनत करने या बहुत हैरान होने पर यकायक ताज्जुब के साथ मिल जाए तो उसका चाहने वाला उस पर इस तरह टूटता है जैसे अपने शिकार पर भूखा बाज। ये हम जानते हैं कि चंद्रकांता और तुम में बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अगर यकायक दोनों राजाओं के सामने तुम उसे देखोगे या वो तुम्हें देखेगी तो ताज्जुब नहीं कि उन लोगों के सामने तुमसे या कुमारी चंद्रकांता से किसी तरह की बेअदबी हो जाए, या जोश में आकर तुम उसके पास ही खड़े हो जाओ तो भी मुनासिब न होगा। इसलिए मेरी राय है कि उन लोगों के पहले ही तुम कुमारी से मुलाकात कर लो। आओ, हमारे साथ चले आओ। आहा,
इस वक्त तो कुमार के दिल की हुई। मुद्दत के बाद सिद्धनाथ बाबा की कृपा से आज उस कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी जिसके वास्ते दिन रात परेशान थे। राजपाट जिसकी एक मुलाकात पर न्योछावर कर दिया था, जान तक से हाथ धो बैठे थे, आज यकायक उससे मुलाकात होगी। सो भी ऐसे वक्त पर जब किसी तरह का खटका नहीं, किसी तरह का रंज या अफसोस नहीं और कोई दुश्मन बाकी नहीं। ऐसे वक्त में कुमार की खुशी का क्या कहना। कलेजा उछलने लगा। मारे खुशी के सिद्धनाथ योगी की बात का जवाब तक न दे सके और उनके पीछे पीछे रवाना हो गए। थोड़ी दूर कमरे की तरफ गए होंगे कि एक लौंडी दिखी जो फूल तोड़ रही थी, जिसे बुलाकर सिद्धनाथ ने कहा, तू अभी चंद्रकांता के पास जा और कह कि कुंवर वीरेंद्र सिंह तुमसे मुलाकात करने आ रही है। तुम अपनी सखियों के साथ अपने कमरे में जाकर बैठो। ये सुनते ही वो लौंडी दौड़ती हुई एक तरफ चली गई और सिद्धनाथ, कुमार और तेज सिंह को साथ लेकर बाग में इधर उधर घूमने लगे। कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह दोनों अपनी अपनी फिक्र में लग गए। तेज सिंह को चपला से मिलने की बड़ी खुशी थी। दोनों ये सोचने लगे कि किस हालत में मुलाकात होगी, उससे क्या बातचीत करेंगे, क्या पूछेंगे, वो हमारी शिकायत करेगी तो क्या जवाब देंगे। इसी सोच में दोनों ऐसे लीन हो गए कि फिर सिद्धनाथ योगी से बात न की। चुपचाप बहुत देर तक योगी जी के पीछे पीछे घूमते रह गए। घूम फिर कर इन दोनों को साथ लिए हुए सिद्धनाथ योगी उस कमरे के पास पहुंचे जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था। वहां पर सिद्धनाथ ने कुमार की तरफ देखकर कहा, जाओ इस कमरे में कुमारी चंद्रकांता और उसकी सखियों से मुलाकात करो, मैं तब तक दूसरा काम करता हूं। कुंवर वीरेंद्र सिंह उस कमरे में गए। दूर से कुमारी चंद्रकांता को चपला और चंपा के साथ खड़े दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखा। देखते ही कुंवर वीरेंद्र सिंह कुमारी की तरफ झपटे और चंद्रकांता कुमार की तरफ। अभी वे एक दूसरे से कुछ दूर ही थे कि दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। तेज सिंह और चपला की भी आपस में टकटकी बंध गई। बेचारी चंपा कुंवर वीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता की ये दशा देख दौड़ी हुई दूसरे कमरे में गई और हाथ में बेद मुश्क के अर्क से भरी हुई सुराही और दूसरे हाथ में सूखी चिकनी मिट्टी का ठेला लेकर दौड़ी हुई आई। दोनों के मुंह पर अर्क का छींटा किया, थोड़ा सा अर्क उस मिट्टी के ठेले पर डालकर हल्का लकलका बनाकर दोनों को सुखाया। कुछ देर बाद तेज सिंह और चपला की भी टकटकी टूटी और ये भी कुमार और चंद्रकांता की हालत देख उनको होश में लाने की फिक्र करने लगे। कुंवर वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता दोनों होश में आए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुंह से बात किसी के नहीं निकलती थी। क्या पूछें, कौन सी शिकायत करें, किस जगह से बात उठाएं। दोनों के दिल में यही सोच थी। पेट से बात निकलती थी मगर गले में आकर रुक जाती थी। बातों की भरावट से गला फूलता था। दोनों की आंखें टपटपा आई थी, बल्कि उसकी बूंदें बाहर गिरने लगी। घंटों बीत गए। देखा देखी में ऐसे लीन हुए कि दोनों को तन बदन की सुधा न रही। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सामने कौन है, इसका ख्याल तक किसी को नहीं। कुंवर वीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता के दिल का हाल अगर कुछ मालूम है तो तेज सिंह और चपला को। दूसरा कौन जाने, कौन उनकी मोहब्बत का अंदाजा कर सके। सो वे दोनों भी अपने आपे में नहीं थे। हाँ, बेचारी चंपा इन लोगों का हद दर्जे तक पहुंचा हुआ प्रेम देखकर घबरा उठी। जी मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि इसी देखा देखी में इन लोगों का दिमाग बिगड़ जाए। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि जिससे इनकी ये दशा बदले और ये आपस में बातचीत करने लगे। आखिर कुमारी का हाथ पकड़कर चंपा बोली, कुमारी, तुम तो कहती थी कि कुमार जिस रोज मिलेंगे उनसे पूछूंगी कि वन कन्या किसका नाम था, वो कौन औरत है, उससे क्या वादा किया है, अब किसके साथ शादी करने का इरादा है। क्या वो सब बातें भूल गई हो, अब इनसे नहीं कहोगी। किसी तरह किसी की भी लौ तभी तक लगी रहती है जब तक कोई दूसरा आदमी किसी तरह की चोट उसके दिमाग पर न दे और उसके ध्यान को छेड़ कर न बिगाड़े।
इसीलिए योगियों को एकांत में बैठना कहा है। कुंवर वीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत बाजारू न थी। वो दोनों एक रूप हो रहे थे। दिल ही दिल में अपनी जुदाई का सदमा एक दूसरे से कहा और दोनों समझ गए, मगर किसी पास वाले को मालूम न हुआ क्योंकि जबान दोनों की बंद थी। हाँ, चंपा की इस बात ने दोनों को चौंका दिया। दोनों की चार आंखें जो मिलजुल कर एक हो रही थी, हिल डुल कर नीचे की तरफ हो गई और सिर नीचा किए हुए दोनों कुछ कुछ बोलने लगे। क्या जाने वे दोनों क्या बोलते और क्या समझते हैं। उनकी वो ही जाने। बेसिर पैर की टूटी फूटी पागलों की सी बातें कौन सुने, किसकी समझ में आए। न तो कुमारी चंद्रकांता को कुमार से शिकायत करते बनी, न कुमार उनकी तकलीफ पूछ सके। वे दोनों पहर आमने सामने बैठे रहते तो शायद कहीं जबान खुलती, मगर यहां 2 घंटे बाद सिद्धनाथ योगी ने दोनों को फिर अलग कर दिया। लौंडी ने बाहर से आकर कहा, कुमार, आपको सिद्धनाथ बाबा जी ने बहुत जल्द बुलाया है, चलिए देर मत कीजिए। कुमार की ये मजाल न थी कि सिद्धनाथ योगी की बात टालते। घबरा कर उसी वक्त चलने को तैयार हो गए। दोनों के दिल की दिल में ही रह गई। कुमारी चंद्रकांता को उसी तरह छोड़ कुमार उठ खड़े हुए। कुमारी को कुछ कहना ही चाहते थे, तब तक दूसरी लौंडी ने पहुंचकर जल्दी मचा दी। आखिर कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह उस कमरे से बाहर आए। दूर से सिद्धनाथ बाबा दिखाई पड़े, जिन्होंने कुमार को अपने पास बुलाकर कहा, कुमार, हमने तुमको ये नहीं कहा था कि दिन भर चंद्रकांता के पास बैठे रहो। दोपहर होने वाली है। जिन लोगों को खोह के बाहर छोड़ आए हो, वो बेचारे तुम्हारी राह देखते होंगे। कुमार ने सूरज की तरफ देखा। जी हाँ, दिन तो क्या? कुमार कुछ सक पका कर बोले, देर तो जरूर कुछ हो गई। अब हुक्म हो तो जाकर अपने पिता और महाराज जयसिंह को जल्दी से ले आओ। बाबा, हाँ जाओ, उन लोगों को यहां ले आओ, मगर मेरी तरफ से दोनों राजाओं को कह देना कि इस खोह के अंदर उन्हीं लोगों को अपने साथ लाएं जो कुमारी चंद्रकांता को देख सकें या जिसके सामने वो हो सके। कुमार, जी बहुत अच्छा, जाओ, अब देर न करो। प्रणाम करता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज ही तुम फिर लौटोगे। तेज सिंह, दंडवत प्रणाम। बाबा, तेज सिंह, तुमको तो जन्म भर दंडवत करने का मौका मिलेगा, मगर इस वक्त इस बात का ख्याल रखना कि तुम लोगों की जबानी कुमार से मिलने का हाल खोह के बाहर वाले न सुने, और आते वक्त अगर दिन थोड़ा रहे तो आज मत आना। तेज सिंह, जी हाँ, हम लोग किसी से क्यों कहने लगे। अच्छा जाओ। दोनों आदमी सिद्धनाथ बाबा से विदा हो उसी मामूली राह से घूमते फिरते खोह के बाहर आए।